हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम आराम से एक एक करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल रहने वाला है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत एक एटम से ही होगी। एटम से ही आप आगे चल के आयंस बनाएंगे, आयन से कंपाउंड बनाएंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। सारा खेल आपका जो है पूरी केमिस्ट्री का है, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो। सबके लिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने वाला है वही आपके एलिमेंट्स और एटम्स होने वाले हैं। तो अगर आप यहीं से फंडामेंटल इसका सीख लोगे तो शायद आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। अगर हम पूछें आपसे कि व्हाट इज एन एटम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका, एटम है क्या? तो फिर इसका एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा उसी घर और ईंट की तरीके से। जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है आपका, घर के लिए आपका स्ट्रक्चरल यूनिट, आप सबसे छोटी कड़ी आपका एक ईंट होता है। उसी ईंट से जोड़ जोड़ के आप दीवार बनाते हो, वही दीवार पे छत डाल के आपका कमरा और ऐसे कई कमरों को मिला के आपका घर बन जाता है। सेम ऐसे ही एटम्स होते हैं। एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो आप मैटर पढ़ते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, हर चीज किसी ना किसी, मतलब अगर चाहे सॉलिड की बात करो चाहे लिक्विड की या गैस की, सब कुछ बना हुआ है पार्टिकल्स का। अगर आप उसको किसी भी एटम मतलब किसी भी मैटर को आप लेके उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको और छोटा नहीं कर सकोगे। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद कुछ भी आगे डिविजिबल नहीं होगा। तो जो इनडिविजिबल चीज है वही है आपका एटम। एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसका आगे टुकड़ा ना किया जा सके, यानी सबसे छोटी यूनिट। तो आइए हम उसके बारे में और पढ़ते हुए ये जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये एटम के बारे में हमें पता कैसे चला। सबसे पहले ये एटम की जो डिस्कवरी की बात है या एटम के बारे में सोचने की, तो ये किसने शुरू की? तो आप इसके बारे में ये जानिए कि आपके कुछ इंडियन और कुछ ग्रीक फिलोसफर्स ने पहली बार इसकी कल्पना की थी। हमारे पास सबसे पहला नाम आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने एक बार वो कुछ टुकड़े कर रहे थे किसी चीज के, काटते काटते वो खुद में एक फिलोसफर थे, उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं इसको छोटा छोटा करते जा रहा हूँ जब तक मेरी नाइफ इसको पॉसिबल कर रही है। एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके और टुकड़े नहीं कर पाएंगे, और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परम अणु मीन्स जो अल्टीमेट आपका पार्टिकल है, जिसके बाद कुछ भी उससे आगे नहीं है, उसके बाद से सब कुछ शुरू है। उसी एटम को जोड़ के ही धीरे धीरे करके करके आपका कोई भी मैटर बना हुआ है। तो वो महर्षि कणाद की पहली बात थी। हालांकि उनके पास ऐसे साधन नहीं थे जिससे वो आपका ये प्रूफ कर सकें या उसको आप प्रैक्टिकली उसे दिखा सकें। तो इसीलिए वो उनकी जो थियरी है वो बुक्स में ही है, उनके दिमाग के विचारों में ही रह गई। आगे उसके बारे में हम कुछ डेवलपमेंट्स कर नहीं पाए। ऐसे हमारे पास एक है पकुड़ा कचायाना। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऐसे छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को जोड़ के आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर आपके ग्रीक फिलोसफर हैं डेमोक्राइटस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने पहले बताया था कि जो ये पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल उसका नाम दिया था एटम। एटम का मतलब इनडिविजिबल। तो ये सारे फिलोसफर्स एक टाइम पे अपने समय से काफी आगे की सोच रखते थे। इन्होंने जो बताया हमें वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वो ज्ञान उस समय प्रूफ नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, आगे चल के उनकी यही डिस्कवरीज हमें आज ये इंस्पायर करती हैं कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा, एक हद तक समझिए कितनी अपने समय से कितनी आगे थी, कितनी एडवांस थी। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आने से पहले आप ऐसे दिमाग में सोचिए कि अचानक से मैंने ऐसा क्यों बोला। आप ये सोचिए कि हर एक चीज जो भी आप देखते हो केमिकली सबका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। आप कहीं भी मुझे देख रहे हो, मैं बना हूं आपका मोस्टली कार्बन से। अच्छा, अब कार्बन क्या है? आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो दुनिया भर के जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसी उसी एलिमेंट्स का आगे पीछे का कुछ ना कुछ मिला के कहीं में कुछ कंपाउंड यूज हुए हैं, कहीं पे कुछ कंपाउंड, उसी सब से मिलके सारी चीजें बनी हुई हैं। इवन आपका जो आज के समय में जो प्लास्टिक है, जो लोहा है, स्टील है, सो गोल्ड है, सिल्वर है, सारी चीजें सब कुछ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के फॉर्म में मेंशन्ड है। उसी एलिमेंट को आप कंबाइन करते हो। जैसे कि आप पानी पीते हो, जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो ना। पानी को हम, जो आपका वाटर है,
वाटर को अगर केमिकली देखोगे तो क्या है, H2O पढ़ते हो आप। H2O क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, इसी फॉर्म में, इस तरीके से, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाँ, आगे हम आपको बताने वाले कि ये सिंबल्स हम हाइड्रोजन के लिए H क्यों लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O क्यों लिख रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये सिंबल से हम जो दिखा रहे हैं, ये इसमें H2O ही क्यों, H5O क्यों नहीं वाटर होता है। तो आप इसी के लिए सोचिए कि जो कंबाइन करते हैं सारे एलिमेंट्स आपस में किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसका एक लॉ है। उसी लॉ में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला जो लॉ है वो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब जो मास है आपका, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास आपका कंजर्व रहता है, मास चेंज नहीं होता है। कैसे, जैसे आप अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, या आप कुछ साधारण सा जो आपके डेली लाइफ में दिख जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। जैसे आप कुछ लकड़ी जला रही है, लकड़ी जब आप जला रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे, आप सोचते हैं सर लकड़ी तो जला रहे हैं, लेकिन लकड़ी जलाने के बाद वो तो लकड़ी तो गायब हो जाती, समझिए राख बन जाता सब कुछ, तो उसका लकड़ी का मास कहाँ गया, वो तो हल्का हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से धुआं उठता है, कुछ फ्यूम्स ऊपर जाते हैं, कुछ राख के फॉर्म में नीचे आपका जो मटेरियल है वो बिखर जाता है। अगर आप सब कुछ वापस से कंबाइन करिए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका जो ऐश है, ये सब को आप अगर वजन करेंगे तो उसी लकड़ी के बराबर आ जाएगा जिससे वो आग जली थी। ठीक है, इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास है आपका, वो एक अनचेंजिंग प्रॉपर्टी जैसा रहता है, कभी चेंज नहीं होता। मास हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब जितना रिएक्शन के पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद रहेगा, ना ही कोई नया मास ऐड होगा, ना ही कोई मास वहां से गायब होगा। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे आप लिखते हैं ना रिएक्शन A प्लस B बन जा रहा है C, तो ये जो A प्लस B का मास है और ये जो C का मास है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे कोई भी मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या कह लो आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके एटम्स कंबाइन होकर, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, वो कंपाउंड में जो होगा, वो जो भी वहां पे कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा, जो कंपाउंड की कंपोजिशन होगी, उसमें सारे एटम्स का प्रोपोर्शन फिक्स होगा। जैसे अभी मैंने दिखाया कि वाटर के लिए आप H2O ही यूज करते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, इसके हाइड्रोजन के हैं, और एक है आपका ऑक्सीजन। HCl आप बनाते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें एक हाइड्रोजन है प्लस एक क्लोरीन है। ऐसा नहीं है कि आपका ये जो H2O है, ये अगर एक गिलास पानी ले रहे हो, एक गिलास पानी में जो आपका वाटर है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो भी H2O है। रिवर में जितना पानी है उसका भी कंपोजिशन क्या रहेगा, वो भी H2O ही रहेगा। आपका ओशन का ले लो तो भी ओशन का वाटर भी H2O ही रहेगा। मतलब ये जो इसकी कंपोजिशन है वो चेंज कहीं नहीं होगी। आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी HCl है, जो आपके केमिस्ट्री के लैब में होगा वो भी HCl ही है। मतलब ऐसा नहीं कहीं पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, क्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी, जो भी कुछ रहेगा सब कुछ आपका फिक्स रहेगा। वो प्रोपोर्शन उसका, वो मात्रा उसकी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो वही कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। फिर इन्हीं सब प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी पोस्टुलेट की थी। एटॉमिक थियरी उन्होंने दिया था ये कहा था कि हम, मतलब जो है, एक डाल्टन्स एटॉमिक थियरी करके पेपर रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने एटम के बारे में कुछ खास बातें बताई थी। जैसे उन्होंने कहा था ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ किसका बना हुआ है, बना हुआ है आपके एटम्स का। दूसरी बात उन्होंने बताई थी एटम्स आर इनडिविजिबल। ये भी बात हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि एटम्स ऐसे हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। हमारे ग्रीक फिलोसफर्स ने भी यही बात कही थी, एटम का मतलब ही यही होता है
कि वो इनडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। एटम, तीसरी बात उन्होंने लिखी थी, एटम्स और ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास सोडियम है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास ऑक्सीजन है, अलग अलग एलिमेंट है। और पहली बात तो यही बताई थी कि हर एलिमेंट किसका बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिसको हम एटम्स बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सारे एटम्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्यों? हम अगर एटम को देखें तो एटम बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बना, जब भी आप एटम बनाइए, देखिए बीच में आपके होगा सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों तरफ, जैसे आपका सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही यहाँ पे क्या रहेंगे, ये ऑर्बिटल्स, इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और बात, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स आपके, जैसा नाम है वैसा ही उनका नेचर है, वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। तो आप देखिएगा, जो भी होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स के अंदर अलग अलग संख्या में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब अलग अलग संख्या में होते हैं। तो जब अलग अलग संख्या में उनके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो सबका बिहेवियर कैसे सेम रहेगा? तो जब सबका बिहेवियर सेम नहीं रहेगा तो सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग आएंगी। जैसे आपका जो हीलियम है, हीलियम आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, वो अपने आप में स्टेबल है, क्योंकि पहले शेल में, न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो स्टेबल होता है। ऐसे गैसेस, ऐसे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपने आप में स्टेबल रहेंगे। उनके पास ना किसी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना ही कोई बढ़ोतरी, ना उन्हें किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो वो अनरिएक्टिव रहेंगे। उसी बगल में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो तो चाहेंगे ना उनको जल्दी से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो स्टेबल हो जाए। हर कोई, इवन इस यूनिवर्स की हर एक चीज अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही पसंद करती है, स्टेबल रहना ही पसंद करती है। जैसे हम और आप, वैसे ही ये भी समझिए, आपके अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है शेल में, अच्छा ये बढ़ा घटा हुआ है, इसको आप समझने के लिए मेरे साथ 1 मिनट बने रहिए। देखिए, जब हम एटम बनाते हैं तो ये देखिए बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। इस शेल को हम के शेल बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल है। उसके बाद दूसरा शेल होता है जिसका नाम होता है एल शेल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इस शेल में तो एटम आपका वहां पे स्टेबल होगा। तीसरा होता है एम शेल। एम शेल में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो स्टेबल है, जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के बाद अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल है। लेकिन अगर 8 की जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे एटम जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेकर लालची रहेंगे, बहुत ज्यादा हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एटम में अंदर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एकोमोडेट करके अपना एल वाला शेल को 8 कंप्लीट करेगा, या फिर अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी डोनेट करके अपने के शेल पे आ जाएगा। के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह ही जाएंगे, तो वो तो तब भी स्टेबल हो जाएगा अगर वो बाहर वाला किसी को डोनेट कर दे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दानी, मतलब ऐसे एटम बहुत ज्यादा दानी होते हैं, मतलब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से सोचेंगे किसी को दे दे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही, तो कहीं ना कहीं जॉन डाल्टन भाई साहब की बात जो है वो सच है कि क्या है, हर एक एलिमेंट के पास जो एटम्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। फिर एक बात उन्होंने अगली कही कि एटम्स कंबाइन इन होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे एटम्स हैं वो अपने होल नंबर में, मतलब ऐसा नहीं कोई आधा एटम, कोई 1.5 एटम, कोई पौना एटम, इस तरीके से नहीं, होल नंबर में कंबाइन करेंगे 1 2 3 इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने वाटर केस में देखा था 2 हाइड्रोजन कंबाइन किए थे
एक ऑक्सीजन से, तो क्या हुआ था, वो H2O बन गया था। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहीं है कि आधा एटम, एक एटम, डेढ़ एटम, ऐसा नहीं होता है। एटम्स जो हैं वो होल नंबर से कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला के बना देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी देखिए दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन मिलके दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल बना दिए। फिर कह रहा है यहाँ पे आखिरी में, रिलेटिव नंबर और एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, चाहे वाटर की बात करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करो, या किसी है भी, तो अगर एक जो कंपाउंड है वो H2O है तो दूसरा कंपाउंड भी H2O ही होगा, और वो भी सेम काइंड का, सेम नेचर का। ऐसा नहीं है कि एक H2O है तो एक H3O पॉजिटिव बन जाएगा, कहीं ना कहीं हाइड्रोनियम आयन बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक तरीके का वहां पे कंपाउंड है तो ऐसे ऐसे सेम सेम, मतलब काइंड भी सेम, उनका कोई नेचर भी नहीं बदलेगा और उनकी संख्या और प्रोपोर्शन भी नहीं बदलेगी। तो ये सारे थे हमारे पास डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। फिर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मॉडर्न डे सिंबल्स की। हम केमिस्ट्री में जब आप पीरियोडिक टेबल पे नजर डालेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे लिखा रहेगा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से करके। अच्छा मैं बोलते जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ हाइड्रोजन लेकिन लिख रहा हूँ H, हीलियम बोल रहा हूँ He लिख रहा हूँ, लिथियम बोल के Li लिख रहा हूँ, बेरिलियम बोल के Be, ये सब आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट फॉर्म या सिंबल्स लिख रहा हूँ ना इसके। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है आप केमिस्ट्री पढ़ते हुए बार बार आप पूरा उनका नाम लिख पाओ, तो आपको कन्वीनियंट लगे ये चीज, आपके लिए इजी हो जाए केमिस्ट्री, इसीलिए उसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था पहले, फिर उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे। जैसे अगर हाइड्रोजन H से शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हम उसको हाइड्रोजन इस तरीके से। अच्छा पहले के जमाने में कैसा था, शुरुआती दौर पे जब उनके नाम रखे गए थे इन सबके, तो नाम रखा गया था उनके नेचर के हिसाब से, या कहीं जिस जगह पे वो पाए गए उस जगह से। जैसे साइप्रस में कॉपर पाया गया था तो कॉपर नाम ही कहीं ना कहीं उसी से आया है। अच्छा सोना जब पाया गया था, गोल्ड, तो गोल्ड, उसका नाम गोल्ड क्यों रखा गया था, क्योंकि पीले रंग का था, पीला और ब्राउन मिला के। तो आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें गोल्ड का मतलब पीला रंग ही होता है, तो इसका नाम गोल्ड पड़ गया। आज हम जानते हैं कि गोल्ड मतलब एक शाइनी, एक प्रीशियस मेटल है, बट नॉर्मली गोल्ड वर्ड था, उस गोल्ड का मतलब था सुनहरा, ठीक है, गोल्डन, गोल्ड, ये सब वर्ड वहीं से आया है, इसीलिए उसका नाम ऐसा पड़ा। बट बाद में हमारे पास एक डिपार्टमेंट निकल के आया जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इसने नेमिंग वगैरह का जिम्मेदारी लिया कि फर्दर अब जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हम नेम करेंगे उसको इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट के लिए आपका एक यूनिफाइड कोड जैसा बन जाए जिसको सब लोग आपस में नॉलेज को शेयर कर सकें। जैसे आपके पास नॉमेनक्लेचर होता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे साइंस में आप आम को मैग्नीफायर इंडिका कहते हैं, आप यहाँ पे आम कहोगे, कोई मैंगो कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट उसको मैग्नीफायर इंडिका बोल देने से पूरी दुनिया में उसका एक ही नाम हो गया ना। सेम इसी तरीके से IUPAC का काम है, इंटरनेशनल यूनियन है ये प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, वो नेमिंग का जिम्मेदारी। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एलिमेंट्स को नाम देते हैं तो उन्हीं से नाम से मिलता जुलता शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, या फिर आखिरी का या पहला या बीच का कोई भी सेंटेंस। जैसे जिंक है, जिंक को हम लोग Zn लिख लेते हैं, आपका जो मैग्नीशियम है उसको Mg लिख लेते हैं, एल्युमिनियम है उसको Al लिख लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप कैपिटल L लिख रहे हो या वो, मतलब सब कुछ उसमें क्या है उसी तरीके से सेट है, जैसे कि सारे प्रिंसिपल्स उनको इजीली कंपाउंडेबल लगे। फिर अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं एटॉमिक मास। जब आप इनकी बात करते हो, जिस क्रम में लिखे गए हैं, ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं कि बस जिसका मन किया, या स्कूल में क्लास में जैसे अटेंडेंस होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ऐसा कुछ नहीं बेटा। उसमें भी एक कारण है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल जो नाम पड़ा है वो पीरियोडिसिटी से पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक समय बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे आप जब लिखते हो हाइड्रोजन लिखते हो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद लिथियम जब आता है तो वापस से लिथियम का और हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, वैलेंसी भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। बट फिर देखिए, अच्छा लिथियम के बाद आप बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन करते करते फिर आप वापस आ जाते हो सोडियम पे, Na पे। सोडियम की भी प्रॉपर्टी से मैच हो जाती है।
आप पीरियोडिक टेबल में नजर डालोगे जो डाउन द ग्रुप चीजें होंगी उनकी लगभग क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो लिखा गया है वो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से लिखा गया है। और जो एटॉमिक मास होता है आपका, एटॉमिक मास कुछ और नहीं बेटा, आपका मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसी का लगभग डबल आता है एटॉमिक मास। जैसे आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका एटॉमिक मास 12 आ जाएगा। आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 आता है। इसको निकालने के कुछ और तरीके थे, जैसे कार्बन का 12 होता तो उसी के उस पे आधार पे हर एटम्स के लिए सी का 112 निकाल लिया जाता था। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास उसी का डबल 16। तो हाँ, उसी से हम कहते हैं 1/16 ऑफ द ऑक्सीजन एटम, तो उससे भी हम एक AMU निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। बट फिर क्या हुआ, अब एक नॉर्मली मैं आपको एक देसी तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपका एटॉमिक नंबर है उसी का लगभग डबल एटॉमिक मास। हाँ, 2-4 एक्सेप्शन पड़ेंगे, जैसे आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, अब उसका एटॉमिक मास आप सोचोगे 34 होना चाहिए लेकिन 35.5 होता है। आप सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो आप सोचोगे एटॉमिक मास 12 होगा, 22 होगा, लेकिन 22 ना होकर 23 होता है। तो 2-4 छोटी मोटी एक्सेप्शन आपके आगे पीछे मिलते हैं, केमिस्ट्री है, आप एक्सेप्शन की आदत डाल लो। बट एटॉमिक मास मोस्टली आप ऐसे कह सकते हो, जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के डबल कहीं ना कहीं एटॉमिक मास होगा। हाँ, हाइड्रोजन वगैरह के लिए देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है तो आप एटॉमिक मास भी बहुत जगह पे 1 लिखते हो। फिर आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ये आज के लिए हमारा आखिरी सवाल है और हम इसको एक्सप्लेन करते हुए आज का वीडियो खत्म करेंगे और फिर आपको जो मॉलिक्यूल्स वाला है वो अगले पार्ट में मिलेगा। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स आपके कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम एग्जिस्ट देखिए, कुछ हद तक वो फ्रीली भी एग्जिस्ट कर जाते हैं और कुछ हद तक वो आपके कंपाउंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपके जो ऐसे एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे मान लीजिए के शेल में, मैंने बताया था ना ये आपका न्यूक्लियस है, पहला शेल के शेल, एल शेल, एम शेल, तो ऐसे ही सबकी संख्या जो है अगर भरी भरी है तो वो नोबल गैस है। जैसे मान लीजिए के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको और किसी की जरूरत नहीं, 2 की जगह थी इस एटम में, के वाले में, अगर 2 है तो स्टेबल है। और 2 किसके पास है, आपका हीलियम के पास है। एल शेल में अगर देखा जाए तो एल शेल में 8 की जगह है, अगर किसी एटम के पास 8 पूरे हैं तो वो भी नोबल गैस है। तो के में 2 और 8 में जो आपका के शेल में 2 और एल शेल में 8, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वाला आपका नियॉन है, नियॉन भी आपका स्टेबल है, नोबल गैस है। फिर आपके आउटर मोस्ट उसके बाद में के एल के बाद एम में भी अगर 8 है तो क्या 10 8 18, 18 पे आपका आर्गन आ जाता है। आर्गन भी आपका नोबल गैस है। नोबल गैस नाम से देखिए, चाहे नोबल गैस हो, नोबल आदमी हो, नोबल प्राइज हो, सब कुछ मतलब होता है ऐसा सज्जन व्यक्ति जिसको दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं हो, अपने आप में पर्याप्त है। तो देखिए, जो ये गैसेस हैं ये अपने आप में पर्याप्त है, इनके जितने शेल में जगह है उतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत इनको पड़ती नहीं है। तो ऐसे गैसेस को हम बोलते हैं नोबल गैस। ये आपके फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन उसी बगल में आपका सोडियम है, सोडियम के पास 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पहले वाले के शेल में 2 भरेंगे, एल शेल में 8, लेकिन एम शेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये क्या करता है, ये कहेगा कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा, किसी को दे दूंगा, और देने वाले के ऊपर प्लस का चार्ज चढ़ेगा, Na+, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के तैयार है। ऐसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये क्या होगा इसका कन्फिग्रेशन, पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद बचेंगे 7, 2 8 10 7 17। अब 17 वाले को देखो जरा नजर से, आखिरी में 7 है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके में कहीं ना कहीं आर्गन जैसी कन्फिग्रेशन आ जाएगी कि नहीं, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए रहता है नेगेटिव। अब अगर ये आपस में मिल जाए, ये दोनों Na+Cl, तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसको एक देना है और इसको एक चाहिए, तो मिल जाते हैं ऐसे NaCl। ये दोनों हैं, ये आयन्स है बेटा। प्लस चार्ज वाला जो आयन है इसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटायन। और ये नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनायन। और ये कैटायन एनायन दोनों आयन्स हैं, दोनों अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
आयनिक बॉन्ड। ये NaCl आपका कंपाउंड बन के स्टेबल होता है। NaCl कुछ और नहीं, आपका टेबल सॉल्ट है, जो आप साधारण नमक इस्तेमाल करते हो वही है। तो इस तरीके से करके क्या हो जाता है, आपका ये एटम, आप दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करके, अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डोनेट करके और रिसीव करके स्टेबल हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाएगा तो अब Na+ होने के बाद इनके पास कन्फिग्रेशन नियॉन की आ गई, और Cl- बनने के बाद इनके पास कन्फिग्रेशन आर्गन की आ गई, मतलब दोनों लगभग नोबल गैसेस हो गए। और NaCl बनने के बाद ये किसी से छेड़खानी नहीं जल्दी करते हैं, अपने आप में ये स्टेबल रह जाते हैं। फिलहाल के लिए हम ये चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से हम इसका अगला पार्ट लेंगे। थैंक यू।